आज दिनांक 19 अप्रैल 2021 को मैं डॉक्टर मनु जीरा, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग TS कॉलेज हिसुआ, स्नातक प्रथम खंड हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों को मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत के संबंध में कुछ बताने जा रहा हूँ। मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काव्य के प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि थे। उन्हें सूफी कवि भी माना जाता है। सूफी शब्द बना है सफ़ से, जिसका अर्थ होता है स्वच्छ। उसी से शब्द बना है सफाई। तो सूफी कवि वे होते थे जो मुस्लिम घराने में जन्म लेने के बावजूद हिंदू राजा रानियों की कहानियों के आधार पर प्रेम कथा लिखते थे, उदारवादी विचार के थे, उजले कंबल को वस्त्र के रूप में पहनते थे, उजली टोपी पहनते थे। ऐसे व्यक्तियों को सूफी कहा जाने लगा। ध्यातव्य है कि जितने सूफी कवि हैं वे सभी मुसलमान हैं, लेकिन सूफी कवियों की जो नायिकाएं हैं, नायक हैं, वे सभी हिंदू हैं। यहाँ तक कि कहीं कहीं खलनायक मुस्लिम पात्र मिलते हैं। माया अलादीन सुल्तानू, माया का रूप है अलाउद्दीन खिलजी जो सुल्तान है, और उसको खलनायक बताया मलिक मोहम्मद जायसी ने। तो सबसे बड़ी बात कि सूफी कवि हृदय से पवित्र थे, मुस्लिम धर्म के अपनाने वाले थे, लेकिन उसमें उदार विचारधारा के समर्थक थे। उन्होंने जो काव्य लिखा वह काव्य हिंदू राजा और रानी की प्रेम कथा के आधार पर था। कहीं कहीं खलनायक मुस्लिम पात्र भी उसमें मिलते हैं। इन कवियों ने दोहा और चौपाई को काव्य का छंद बनाया, इसलिए कि इनके जितने भी काव्य हैं ये सभी अवधी भाषा में हैं, और दोहा और चौपाई छंद अवधी भाषा का प्रिय छंद था। गेय पद जितने भी थे वे सभी ब्रजभाषा में निबद्ध किए गए, लेकिन प्रबंध काव्य की रचना अवधी में की गई और उसका छंद बना दोहा और चौपाई। तो मूल रूप से जायसी कृत 3 रचनाएं हैं: पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। इन तीनों पुस्तकों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी ग्रंथावली में संकलित किया है, और जायसी ग्रंथावली की जो उन्होंने भूमिका लिखी, उस भूमिका में मलिक मोहम्मद जायसी के व्यक्तित्व और कृतित्व का विशद तथ्य के साथ विवेचन किया, और वही जैसा जायसी ग्रंथावली की जो भूमिका का कुछ अंश है वह त्रिवेणी में संकलित है। मूल रूप से त्रिवेणी में 3 पुस्तकों की भूमिकाएं हैं।
तुलसी ग्रंथावली की भूमिका, सूर भ्रमर गीत सार की भूमिका और जायसी ग्रंथावली की भूमिका, और इन तीनों पुस्तकों का उन्होंने संपादन ही नहीं किया, बल्कि इन तीनों कवियों के व्यक्तित्व और कृतित्व का उन्होंने विशद विवेचन किया। तो अब मैं चाहता हूँ कि पद्मावत की संक्षिप्त कथा को आप जैसे विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करूं, जिसके चलते विद्यार्थी उस कथा के स्वरूप को जान जाए। इस कथा का आरंभ होता है सिंघल द्वीप, जिसे आज लंका कहा जाता है, वहाँ की राजकुमारी है पद्मावती। पद्मावती अत्यंत सुंदरी है। उसने एक तोता या सुग्गा को पाल रखा है जिसका नाम हीरामन है। वह श्रृंगार करते समय जब आईने के समक्ष खड़ी होती है तो हीरामन से पूछती है, ऐ हीरामन, तुम तो उड़ उड़ करके कई क्षेत्रों में जाते हो, हमारे लिए कोई योग्य वर बता सकते हो कि नहीं? हीरामन कहता है, ठीक है, मैं जा रहा हूं, मैं पता करूंगा। और हीरामन तोता सिंघल द्वीप से उड़ करके 7 समुद्रों को पार करके भारतीय क्षेत्र में आता है। वह एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ, इसी बीच में बहेलिया आता है, नीचे दानों को छींट देता है। कुछ पक्षी उस अन्न के दानों को चुनकर खाते हैं। हीरामन भी पहुंचता है खाने के लिए। अंत में जाल खींच देता है बहेलिया। हीरामन उस जाल में फंस जाता है। बहेलिया उसको लेकर के घर पर जाता है और हीरामन तोता उस बहेलिया के समक्ष 4 वेद, 18 पुराण, उपनिषद इत्यादि की कथाओं को कहते जाता है। बहेलिया सोचता है कि इसको मारने से मुझे मिलेगा क्या। वह ले जाकर के बाजार में एक पंडित के हाथों बेच देता है। पंडित उस हीरामन तोते की प्रतिभा से आश्चर्यचकित होता है और उसको लेकर के सिंघल द्वीप के राजा रत्नसेन के पास पहुंचता है। राजा साहब से आग्रह करता है कि यह सुग्गा विलक्षण प्रतिभा संपन्न है, कई विद्वान मिलकर के भी इसकी प्रतिभा की समानता नहीं कर सकते, इसलिए इस हीरामन तोते को आप अपने यहाँ रख लें। सिंघल द्वीप के राजा रत्नसेन उस तोते को अपना मित्र बना लेते हैं और धीरे धीरे उससे उनकी इतनी निकटता हो जाती है कि हर समय बैठते, सोते, खाते, पीते हीरामन से ही उनका संभाषण चलता है। एक बार राजा रत्नसेन की रानी नागमती श्रृंगार कर रही हैं। वो सांवले रंग की थी
लेकिन अत्यंत सुंदरी थी। और कहती हैं कि ऐ हीरामन, तू तो देश विदेश हर जगह घूम आए हो, क्या हमारे समान संसार में कोई दूसरी स्त्री है? हीरामन कहता है कि आप सुंदर हैं, लेकिन सिंघल द्वीप में आपसे बहुत अधिक सुंदर कन्याएं हैं, और उनमें भी सबसे सुंदर पद्मावती है। आपके समान तो सिंघल द्वीप में पनिहारिन है, पानी भरने वाली है, आप उनसे तुलना नहीं कर सकती। रानी नागमती को ये लगता है कि यह हीरामन तोता जाकर मेरे पति रतनसेन से कह देगा और रतनसेन उसकी प्राप्ति के लिए चल देगा, मेरा दाम्पत्य जीवन समाप्त हो जाएगा, मेरी सौत आ जाएगी पद्मावती। इसलिए अपने 2 नौकरों को वह प्रभावित करती है और कहती है कि इस सुग्गे को ले जाकर के जंगल में मार देना। वे दोनों अनुचर उस सुग्गे को लेकर के जंगल जाते हैं। जंगल में पहुंचने के बाद सुग्गा आग्रह करता है कि मेरी हत्या के पश्चात आपको क्या मिलेगा। ऐसा है कि आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं आजीवन राजा साहब के पास नहीं पहुंचूंगा और रानी नागमती को हमसे कोई कष्ट नहीं होगा। अब मैं नहीं जाऊंगा राजभवन। दोनों अनुचर हीरामन तोते की बात को सुनकर के प्रभावित होते हैं और रानी साहिबा के पास लौट करके आ जाते हैं। और इधर राजा रतनसेन को पता चलता कि हीरामन सुग्गा नहीं है, तो उन्होंने अन्न जल वस्त्र सब त्याग दिया। कहा कि हीरामन नहीं तो मैं भी नहीं। रानी नागमती और परेशान हो गई। उन्होंने जाकर कहा कि आप दोनों ने हीरामन को मार दिया। दोनों अनुचरों ने कहा कि जी हाँ, हमने तो मार दिया। तो ऐसा है कि राजा साहब हीरामन को याद करते करते लगता है कि प्राण गंवा बैठेंगे। न जाने हमारे मन में कौन सी दुर्बुद्धि आई कि मैंने आप लोगों से उस हीरामन की हत्या करवा दी। तब दोनों अनुचरों को लगता है कि अरे हीरामन तो जिंदा है, और यदि राजा साहब उसकी याद में मर जाएंगे तो पाप का ठिकरा हमारे माथे पर है। उन दोनों ने कहा कि नहीं रानी साहिबा, हम दोनों ने हीरामन को जीवित छोड़ दिया है, वह हमारे यहाँ आएगा नहीं। रानी बार बार आग्रह करती हैं कि राजा साहब की सौगंध उसको लेकर के आप लोग आइए। अंत में दोनों प्रस्थान करते हैं और दोनों हीरामन तोते को देख करके बुलाते हैं। हीरामन उनकी बातों में आ जाता है। दोनों कहते हैं कि तुम नहीं आओगे तो राजा साहब के प्राण निकल जाएंगे, इसलिए तुम्हारा आना जरूरी है। हीरामन तोता उनकी बातों में आ जाता है और वह चल आता है राजा रतनसेन के पास। राजा रतनसेन उससे पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी जो रानी पद्मावती है कैसी है। रानी पद्मावती का वह नक्शिक वर्णन करता है तोता। का सिंगार वर्णो ही राजा, वही के सिंगार वही पे छा जा।
तो सूफी काव्य में शिख से लेकर के पैर के नख तक का वर्णन होता है। कोई भी अंग उसमें बचता नहीं, सबका वर्णन किया जाता है। वह आपाद मस्तक बल्कि आमस्तक पाद रूप वर्णन करता है। और राजा रतनसेन अपने इष्ट मित्र और कुशल सैनिकों को लेकर के 7 समुद्र पार कर पद्मावती से मिलने के लिए पहुंचता है। 7 समुद्र को पार करने के बाद जब सिंघल द्वीप में पहुंचता है राजा, तो वहाँ हीरामन तोता साथ में जा रहा है। हीरामन तोता जाकर के कहता है पद्मावती से कि राजा रतनसेन शिव के मंदिर के पीछे खड़े हैं, आप जाकर के उनका वर्ण कर लें। पद्मावती अपनी सखियों के साथ जाती है शिव मंदिर में मिलने के लिए राजा रतनसेन से। राजा रतनसेन जो ही देखता है पद्मावती को, वह देख करके बेहोश हो जाता है। रानी पद्मावती रतनसेन के हृदय पर यानी छाती पर यह लिख करके चली जाती है चंदन से कि तुम अप्रशिक्षित साधक हो, अप्रौढ़ साधक हो। जिसकी प्राप्ति के लिए तुमने साधना की, उसकी प्राप्ति के पूर्व ही तुम बेहोश हो गए हो। मैं जा रही हूं। राजा आत्महत्या करने के लिए तैयार होता है। बाद में उसे मनाया जाता है। उसके साथ विवाह होता है पद्मावती के साथ। और इधर विवाह के पश्चात वहीं पर वह निवास करने लगता है। इसी बीच में इधर रानी जो नागमती है, वह राजा के वियोग में जंगलों में घूम घूम करके विलाप करती है। उसके विलाप से पूरे जंगल उजड़ गए हैं, पक्षी पक्षहीन हो गए हैं। और अचानक एक दिन एक संदेशवाहक के रूप में पक्षी आता है और नागमती की बात पद्मावती के पास पहुंचाता है। राजा रतनसेन के पास पहुंचाता है। और राजा रतनसेन पद्मावती और अपने मित्रों के साथ मिलकर के लौटने लगते हैं। जिस नौका पर हैं, उस नौका पर बैठे होते, नौका तूफान में फंस जाती है। एक तरफ राजा बह जाते हैं, एक तरफ रानी। बाद में दोनों एक दूसरे से मिलते हैं शिव पार्वती की कृपा से। राजा साहब पद्मावती को लेकर के राजभवन पहुंचते हैं। नागमती सम्मान करती है राजा साहब का। दोनों से एक एक बेटे होते हैं, पद्मावती से पद्मसेन और नागमती से नागसेन। इसी बीच में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करता है। उसे सूचना मिलती है कि संसार की सबसे सुंदर महिला पद्मावती है और उस पद्मावती को प्राप्त करने के लिए वह सिंघल द्वीप को घेर लेता है। युद्ध होता है। अंत में वह संधि का प्रस्ताव भेजता है कि मैं पद्मावती को देखना चाहता हूँ।
और पद्मावती को देखते ही वो आईने में पद्मावती को देखता है, बेहोश हो जाता है। फिर आक्रमण करता है और आक्रमण करके राजा रत्नसेन को अपने यहाँ लेकर के पहुंच जाता है। राजा रत्नसेन को मुक्त कराने के लिए गोरा बादल सैन्य संगठन करते हैं। हर पालकी में नए नए सामंत कुमार योद्धा बैठते हैं और पालकी को ढोने वाले कहार भी सैनिक ही हैं जो राजा के लिए जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। इधर से संवाद पहुंचता है अलाउद्दीन के पास कि आपसे पद्मावती अपनी सखियों के साथ मिलने आ रही है और आपका उससे विवाह होगा। अलाउद्दीन खिलजी प्रसन्न होता है। अचानक अलाउद्दीन खिलजी को जितने सैनिक गए हैं घेर लेते हैं, राजा रत्नसेन को मुक्त कराते हैं। बाद में युद्ध होता है और उस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के हाथों राजा रत्नसेन मारे जाते हैं और राजा रत्नसेन के मृत्यु के पश्चात जितनी रानियां हैं अपने अपने पतियों के साथ चिता पर बैठ जाती हैं। चूँकि राजा रत्नसेन की 2 धर्म पत्नियां थी, नागमती और पद्मावती। तो नागमती और पद्मावती के दोनों बेटे गद्दी पर बैठते हैं और राजा रत्नसेन की मृत्यु के पश्चात दोनों रानियां सती हो जाती हैं। अलाउद्दीन खिलजी पुनः आक्रमण करके पहुंचता है, देखता है वह पद्मावती को रनिवास में ढूंढता है। रनिवास में पता चलता है कि पद्मावती तो जौहर कर गई है और उसके बाद वह चिता के समक्ष पहुंचता है। अत्यंत उदास होकर के वह अपने देश को लौट जाता है। तो मूलतः जायसी का पद्मावत एक प्रेम कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है जिसमें नायक और नायिका के उत्कट प्रेम का वर्णन है। चूंकि नायिका एक नहीं 2 है, नागमती और पद्मावती, इस कारण इसमें त्रिकोणात्मक प्रेम का भी उल्लेख है। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता है कि राजा के मरने के पश्चात दोनों रानियां एक साथ चिता में प्रवेश करती हैं। दोनों अपनी आत्महत्या करते हैं और गोरा और बादल जैसे प्रमुख सैन्य अधिकारी राजा की मुक्ति के लिए उस आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी के कब्जे से मुक्त कराने के लिए सैन्य संगठन करते हैं। उसमें शहीद होते हैं और उस शहादत के बाद
पूरा चित्तौड़गढ़ बर्बाद हो जाता है, मुगल सैनिकों का कब्जा हो जाता है, लेकिन मूल रूप से जो अलाउद्दीन खिलजी ढूंढ रहा था पद्मावती को, वह पद्मावती नहीं मिलती है। पद्मावती तो चिता में प्रवेश कर गई है। और इसके बाद वह जो कथानक आता है वह दुखांत बन जाता है। दुखांत इसलिए कि यहाँ पर नायक ही नहीं, नायिका भी मारी जाती है, आत्महत्या कर लेती है। खलनायक एक आक्रमणकारी है। राष्ट्रवाद का इसमें प्रयोग हुआ है और उस राष्ट्रवाद में राजा के सहयोग के लिए, राजा से मनमुटाव हो जाता है गोरा और बादल का। वे कहते हैं कि मुसलमानों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, धोखेबाज होते हैं। इसके बावजूद उनकी बातों को महत्व नहीं दे करके दूसरे चापलूस मंत्रियों की बातें मानता है राजा रत्नसेन। और स्थिति यह होती है कि वह जीते जी अलाउद्दीन के कब्जे में कैद हो जाता है। और उस कैद के पश्चात दोनों रानियां चित्तौड़गढ़ की सम्मान के लिए, उसकी मर्यादा के लिए गोरा और बादल के घर पर पहुंचते। गोरा और बादल राजा साहब को मुक्त कराने के लिए सैन्य संगठन करते हैं, तैयारियां करते हैं। अंत में छद्म आक्रमण किया जाता है, राजा को मुक्त कराया जाता है। बाद में फिर धोखे में आने के बाद राजा साहब से युद्ध होता है, राजा साहब मारे जाते हैं और दोनों रानियां चिता में प्रवेश कर जाती हैं। इस प्रकार इस प्रेम कथा का अंत हो जाता है, दुखद अंत होता है। ये पद्मावत दुखांत काव्य है। चूंकि सूफी प्रेम काव्य में विरह का ही वर्णन अधिक है, सुख का कम है, इसलिए जितने भी सूफी प्रेम काव्य आए उन प्रेम काव्यों में मूलतः वियोग का ही आधिक्य है, संयोग पक्ष कम ही मिले हैं। पद्मावती से मिलने के प्रसंग में ऐसा है कि 7 समुद्र पार करके राजा जाता है, वहाँ जाने के बाद बेहोश हो जाता है, फिर विवाह होता है, फिर वहाँ से लेकर के चलता है तो नाव दुर्घटना होती है, दोनों 2 क्षेत्र में बह जाते हैं, बाद में दोनों एक होते हैं। यहाँ पर आते हैं तो कुछ दिनों के बाद ही राजा साहब का अपहरण होता है, ये मारे जाते हैं। अर्थात इस काव्य में संयोग पक्ष अल्प मात्रा में है, वियोग पक्ष अधिक मात्रा में है। चूंकि विवाह के पहले का प्रेम है, इस कारण इसमें पूर्वराग की भी विशेषता है। हमारे यहाँ 4 प्रकार के वियोग माने जाते हैं: पूर्वराग, मान, प्रवास और करुण। पूर्वराग जिस समय राजा रत्नसेन
रानी पद्मावती के नखशिख वर्णन को सुनते हैं, उस समय उनकी उद्विग्नता या पद्मावती की उद्विग्नता दोनों बराबर है और दोनों में पूर्वराग है। पूर्वराग मान, चूंकि राजा एक है, रानियां दो हैं, इसलिए दोनों रानियां मिलकर के एक दूसरे से ईर्ष्या करती हैं और चाहती हैं कि राजा को हम अपने प्रभाव में रखें। उसमें मान मनोवल का भी प्रसंग चलता है। प्रवास, तीसरा वियोग है कि नायक विशेष करके नायिका से दूर चला जाए। प्रवास, चूंकि राजा रत्नसेन पद्मावती की प्राप्ति के लिए प्रवास कर जाता है, सिंघल द्वीप चला जाता है, यानी राजस्थान से समुद्र पार करके लंका पहुंचता है। और उस समय जो नागमती का वियोग है, वह वियोग पूर्णतः भारतीय वियोग है, जिसमें सूफी मशनवी शैली का भी प्रयोग है, लेकिन वह गार्हस्थ प्रेम अद्वितीय है। रानी अपने कमरे में बैठ करके रोने वाली नहीं है पति के वियोग में, वह जंगल जंगल घूमती रहती है, पशुओं से, पक्षियों से वह संवाद भेजवाती है कि जैसे हो हमारे प्रीतम रत्नसेन के पास यह संवाद पहुंचना चाहिए। उनके वियोग में उनकी प्रजा दुखित है, उनकी माँ दुखित है, मैं दुखित हूँ। तो ये सभी दृश्य पद्मावत में मिलते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने इस प्रबंध काव्य में दोहा और चौपाई के माध्यम से जो प्रेम धारा प्रसरित की है, वह प्रेम धारा हिंदू मुसलमान के ऐक्य के लिए आवश्यक है। मलिक मोहम्मद जायसी मुस्लिम होकर के भी मुस्लिम आक्रमणकारी और मुस्लिम बहुपत्नी गामी या कामी, बहुपत्नी कामी का विरोध करते हैं। इसलिए यह काव्य सांप्रदायिक सौहार्द का अन्यतम उदाहरण है। यह सूफी कवियों को अन्य मुस्लिम साहित्यकारों से विशिष्ट बना देता है, इसलिए कि इसमें जितने भी नायक और नायिका हैं, वे सभी हिंदू घरानों से हैं। खलनायक प्रायः मुस्लिम धर्म वाले हैं, फिर भी इन मुस्लिम प्रेम कथा के गायक कवियों ने इस प्रेम कथा को प्रस्तुत किया है, जो सांप्रदायिक सद्भाव के लिए एक विशिष्ट आधार है। मैंने जैसा बताया है कि जो सूफी कवि होते थे, वे हृदय से पवित्र रहते थे, उजले वस्त्र ही पहनते थे, उनका जो चरित्र था वह परम पवित्र रहता था। इस कारण वे समाज के आदर्श पात्र होते थे। तो इस पद्मावत में जो भी बातें आई हैं, वे बातें भारतीय गार्हस्थ प्रेम पर आधारित बातें हैं। चूँकि
इसमें जो प्रेम वर्णित हुआ है वो लोक बाह्य प्रेम नहीं है, वह लोकबद्ध प्रेम है। नायक और नायिका का एक दूसरे के प्रति लगाव, सामाजिक संबंधों के चलते उस प्रेम की पुष्टि, शिव और पार्वती जैसे आदर्श देवी देवता के माध्यम से आशीर्वाद, ये सभी तत्व बताते हैं कि यह पूर्णतः भारतीय प्रेम कथा की शैली पर आधारित है, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी ने मुस्लिम धर्म के अनुकूल कुछ तथ्यों का भी संयोजन किया है। इसलिए एक चीनी विद्वान से द्वितीय राष्ट्रकवि डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर ने जब प्रश्न किया तो उसने कहा कि मैं संसार में जो हिंदी साहित्य प्रचलित हुआ है, हिंदी साहित्य में 3 कवियों को ही विशेष महत्व देता हूँ। दिनकर जी ने पूछा कि कौन? तो उन्होंने कहा कि पहला स्थान है गोस्वामी तुलसीदास का, दूसरा स्थान है सूरदास का और तीसरा स्थान है मलिक मोहम्मद जायसी का, जिन्होंने पद्मावत लिखा है। और उसके बाद पूछा जाता है कि और कौन कवि है? कहा कि ये सब कवि उस तुलना में नहीं रखे जाते। और सौभाग्य है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी ग्रंथावली की भूमिका, तुलसी ग्रंथावली की भूमिका और सूर्य ब्रह्मगीतसार की भूमिका लिखी। और इन तीनों कवियों की भूमिकाओं के माध्यम से आचार्य शुक्ल ने उनके बाह्य साक्ष्य, अंतः साक्ष्य के आधार पर व्यक्तित्व और कृतित्व का मूल्यांकन किया है। तो अभी की जो स्थिति है, मैं विद्यार्थियों से यह अपील करना चाहता हूँ कि आप घर में ही रहें, घर से ही अध्ययन करें और इस लॉकडाउन में ऑनलाइन अध्यापन की व्यवस्था हो रही है। हमारे महाविद्यालय से भी है। हमारे विद्यालय का प्रत्येक शिक्षक ऑनलाइन वर्ग में अध्यापन करता है और इस अध्यापित विषय से आप लाभ उठाएं, या आपके भविष्य के लिए आधार हो सकता है अधिक अंक दिलाने का। जैसा रूटीन में निर्देशित किया गया है, उसी के अनुसार आप लोगों को वर्गों में बताया जाएगा। चूँकि वर्ग व्यवस्था इस कोरोना काल के चलते अलग हो गई है, इसीलिए उस समय के अनुकूल आप लोगों को विषय अध्यापित किया जाएगा। सामाजिक दूरी बनाए रखें, ज़रूरत न हो तो घर से नहीं निकलें और भारतीय चिकित्सा पद्धति के अनुकूल जो जड़ी बूटियाँ बताई गई हैं उनका सेवन करें। आप स्वस्थ रहेंगे, दूसरे को भी स्वस्थ रखेंगे। बिना काम के घर से बाहर आप कदम न उठाएं। धन्यवाद।